एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। सुबह नाश्ता लाने वालों की ज़बानी मुझे सेठ का पैगाम मिला कि मुकाबला रात को 10 बजे शुरू होना है। रात को देर तक जागने की वजह से दिन मैंने सोने में गुजारा। इस दौरान शीतल बिल्कुल मशरकी बीवी के अंदाज में मेरी टांगें दाबती रही। मेरे कई दफा मना करने के बावजूद जब वो बाज ना आई तो मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। हिंदू नारी कितनी ही तालीम याफ्ता क्यों न हो, अपने पति को देवता की तरह मानती है, बिल्कुल मुसलमान औरतों की तरह के जैसे उनका खावंद उनका मजाजी खुदा होता है। सोने जागने की कैफियत में मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना रहा। लड़ाई का रिंग मेरे लिए कोई नई चीज नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के बाद मैंने और मेरे दोस्त अमजद ने बॉक्सिंग में काफी वक्त गुजारा था और उसके बाद कमांडो सर्विस में मुख्तलिफ मुकाबलों के दौरान मेरा इस रिंग से वास्ता रहा था। अलबत्ता इतना फर्क बहरहाल इस लड़ाई में जरूर था कि वो हार जीत की जंग होती थी और ये जिंदगी और मौत का मार्का था। लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मेरे अंदर गंडापूरी खून दौड़ रहा था और गंडापूरों के लिए जिंदगी और मौत की जंग भी रोजमर्रा के कामों की तरह एक आम काम है। मेरी जहनी रौ बहते बहते मुझे सेंटर में होने वाली बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले की तरफ ले गई। अमजद की जोशीली आवाज बरसों बाद भी मेरे जहन से महव नहीं हुई थी। शाबाश जानू, ये आखिरी राउंड है। पहले वाले दोनों राउंड्स पॉइंटों के लिहाज से तू हारा हुआ है। उसके चेहरे को निशाना बना, पेट में मुक्का वो नहीं खा रहा। तू खब्बा है और उसको पता है कि खब्बे बॉक्सर को पेट का टारगेट देना और नॉकआउट होना एक बराबर है। उसकी चिन पर राइट काउंटर मार, आंखें खुली रख, तेरे पास पूरे 3 मिनट हैं और ये फाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी है। राउंड शुरू होने की घंटी बजते ही अमजद मेरा बोसा लेकर रिंग से निकल गया। मुखालिफ मेरी तरह ही कदावर था। मुकाबला आखिरी चंद सेकंडों तक भी पहले राउंड्स की तरह बरकरार रहा, लेकिन आखिरी चंद सेकंड्स में मुखालिफ खिलाड़ी ने मेरी चिन खाली देखकर अपना राइट मुक्का काउंटर पंच मारने के लिए घुमाया और इस दौरान वो अपने पेट के दिफा से 1 सेकंड के लिए गाफिल हो गया था। मैंने थोड़ा सा झुककर उसका काउंटर पंच हेड गार्ड पर रोका और अपना बायां मुक्का बिजली किसी तेजी से उसकी पसलियों के नीचे पूरी कुव्वत से दे मारा। ढप की आवाज के साथ उसके मुंह से एक तेज कर्रा खारिज हुई और वो रिंग के सेंटर में लेट गया। वो नॉकआउट हो गया था क्योंकि 10 तक गिनती होने के बाद भी वो अपने पांव पर खड़ा न हो सका। मुझे अपने यार का पुरजोश नारा सुनाई दिया, जियो जानू। आज मैं शिद्दत से उस यार की कमी महसूस कर रहा था। अमजद अभी तक उस पोस्ट पर मौजूद होगा। मेरे जहन में एक इम्कानी सोच उभरी, जब तक रास्ते न खुल जाते उसका छुट्टी जाना मुश्किल था और वहाँ रास्ते कहीं फरवरी के आखिर में खुलते थे। अमजद की यादों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने घर वालों का सहारा लिया। सादिया और अदनान मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। मेरे कानों में सादिया की शीरीं आवाज गूंजी, जल्दी वापस आना, अगर छुट्टी न मिले तो नाइट पास लेकर आ जाना। अदनान की तोतली आवाज मेरी समातों में आज भी जिंदा थी। अब्बू किधर डाले अम्मी? वो उसे उठाकर छाती से लगाते हुए बोली, कहीं नहीं बेटा, बस नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे महसूस हुआ कि मेरी पलकें भीगने लगी हैं। मैं जल्दी से उठ बैठा और शीतल से मुखातिब होकर पूछा, टाइम क्या हुआ है? वो अपनी आंखों में गहरी सुर्खी लिए मुझे देखते हुए बोली, 5 बजने वाले हैं। ये सुर्खी इस बात की गमास थी कि वो कल रात से मुसलसल जाग रही थी। मैंने पूछा, परेशान क्यों हो और अपनी आंखों को देखो, थोड़ी नींद ही कर लेती। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने अपनी रागनी अलापी, जान तुम शीशनाक से सुलह नहीं कर सकते, माजरत करने से तुम्हारी शान में कौन सी कमी आ जाएगी। मैंने कहा, मिस शीतल, इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तुम औरतें हमेशा बुज़दिली दिखाती हो, इसलिए हमारे गंडापुरों में लड़ाई झगड़े के बारे में औरतों से बिल्कुल मशवरा नहीं किया जाता। ये कहकर मैं उसका जवाब सुने बगैर बाथरूम की समत बढ़ गया। अच्छी तरह नीम गर्म पानी से नहाकर मैंने सारे दिन की कुसलमंदी को दूर कर दिया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो शीतल मुझे घुटनों में सर दिए गहरी सोच में गर्क नजर आई। मैं उसके साथ बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोला, पगली मौत का एक दिन मुअय्यन है, तुम्हारी गहरी सोचें उसे टाल नहीं सकती। जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, फिर यूं परेशान होने का फायदा। वो बोली, तो क्या करूं, खुशी से नाचना शुरू कर दूं? रोना या हंसना इंसान के अपने बस में तो नहीं होता ना। मैंने थोड़ी से पकड़कर उसका सर उठाया। उसकी झील जैसी गहरी आंखें एक लम्हे के लिए पानी से लबरेज नजर आईं और फिर छलक पड़ी। उसका सर हिलाते हुए मैंने हौले से कहा, चंदा, क्या आपने जान
जानू को तुमने इतना मोम का पुतला समझ रखा है कि शीशनाग उस पर आसानी से काबू पा लेगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करती रहना, बाकी देखती जाओ कि क्या होता है। वो बोली, जान अगर तुम्हारी बजाय मैं शीशनाग से बात कर लूं। उसकी सुई इस सुलह पर अटकी हुई थी। मेरा लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था। मैंने कहा, अगर दोबारा इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बोली, वो तो अब भी नहीं है। मैं चिढ़कर बोला, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? वो बोली, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। उसके आंसू मेरी कमीज भिगोने लगे। उसको दिलासा देने के बजाय मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। ना तो वो मेरी कोई बात सुन रही थी और ना ही कुछ समझने के लिए तैयार थी। वो मेरे लिए इतने मसाइल पैदा करेगी। अगर मैं इस बात से वाकिफ होता तो बम्बई पहुंचने के बाद चोरी छुपे उससे रुखसत हो गया होता। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद वो खामोशी से मुझसे अलहदा हुई और बाथरूम की जानिब बढ़ गई और थोड़ी देर बाद शावर लेकर वापस आ गई। वो नॉर्मल लहजे में बोली, खाने का कहूँ? मैंने कहा, हाँ अपने लिए कह दो, मैं सिर्फ चाय पीना पसंद करूंगा। मुझे भी भूख नहीं है, कहकर उसने इंटरकॉम उठाया और चाय का बताने लगी। थोड़ी देर बाद ही चाय आ गई। उसके साथ हल्के फुल्के खाने के लवाजिमात भी थे। चाय पीकर मैं उससे मुस्तफसिर हुआ, तुम साथ चलना पसंद करोगी? उसने कुछ बोले बगैर नफी में सर हिला दिया। मैंने पूछा, क्यों? वो चंद लम्हे सोचकर बोली, मेरी मर्जी। मैंने कहा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे तकवियत मिलेगी, तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा है कौन? उसने हसरत भरे लहजे में मुझे बद्दुआ दी, काश पूरी दुनिया में मेरे अलावा तेरा कोई ना हो। मैं तब कर बोला, कभी अच्छे अल्फाज मुंह से मत निकालना। वो शर्मिंदा हुए बगैर बोली, अच्छाई बुराई की तमीज मेरे पास नहीं रही। मैं इस मौजू से जान छुड़ाते हुए बोला, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, क्योंकि मुझे पता था कि वो ढिठाई से हाँकते रहेगी। मेरी फाइट देखने चलोगी या नहीं? उसने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलूंगी। मैं उसका जहन बटाने की गरज से बोला, शीतल तुम्हें अपने पिताजी की याद नहीं आती? क्योंकि उस पर कुनूतियत तारी थी और उसकी वजह से मेरा मूड भी अजीब हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, क्यों नहीं आती? उनके अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने ढप पर लाते हुए बोला, और वो सहेली जिससे मिलने के लिए जाते वक्त मैंने तुम्हें अगवा किया था? वो बोली, हाँ रानी, वो तो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। जल्द ही वो अपने कनौतीपन को भूलकर अपनी सहेली रानी और दूसरी सहेलियों के वाकयात बड़े जोशो खरोश से सुना रही थी। इस तरह की गपशप में वक्त गुजर जाने का पता ही न चला। अचानक दरवाजा खुला और क्लैशनकोफों से मुसल्ला 5-6 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनका सरगना सपाट लहजे में मुखातिब हुआ, चले मिस्टर, 9 बजने वाले हैं और 10 बजे मुकाबला शुरू होगा। मैं इत्मीनान से उठता हुआ बोला, हाँ चलो। शीतल के मुंह पर छाई रौनक बेरौनकी में बदल गई थी। उसने खड़े होकर मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया, जिसका मतलब था कि वो हर मुसीबत में मेरे साथ थी। उसके अंदाज से मुझे बहुत ज्यादा तकवीयत पहुंची। हम उनकी निगरानी में चलते हुए गैराज में पहुंचे। वहाँ एक वैगन नुमा गाड़ी खड़ी थी। वो हमें लेकर उस गाड़ी के पिछले हिस्से में घुसकर बैठ गए। दरवाजे का ऑटोमेटिक ताला खुद ब खुद लॉक हो गया था। हमारे बैठते ही गाड़ी हरकत में आ गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा चारों तरफ से मुकम्मल बंद था और वहां से बाहर का नजारा करना नामुमकिन था। आधे घंटे का रास्ता बिल्कुल खामोशी से तय हुआ। शीतल मेरे दाएं हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम कर आहिस्ता आहिस्ता सहलाती रही, जैसे मेरी ढारस बंधा रही हो। हालांकि उसका अपना रंग जर्द हो रहा था। गाड़ी जैसे ही रुकी, बाहर से दरवाजा खोला गया। हम बाहर निकले तो एक बड़ा सा गैराज नजर आया, जिसमें चंद कीमती कारें भी खड़ी थीं। बाहर निकलते ही मेरी नजर सबसे पहले जग्गू दादा पर पड़ी। उसके साथ उससे मिलती जुलती एक दूसरी शख्सियत भी मौजूद थी। वो भी लाजिमन कोई दादा वगैरह होगा। जग्गू दादा मुझसे शनासाई जाहिर किए बगैर पुरतपाक अंदाज में मिला। उसके साथ खड़े दूसरे फर्द के अंदाज में भी मुझे गर्मजोशी नजर आई। जग्गू दादा मेरा हाथ थाम कर गैराज के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुझे लाने वाले मुसल्ला अफराद के लीडर से बोला, आप लोग अब फारिग हो, और वो सर हिलाता हुआ पीछे हट गया। दरवाजा खोलते ही मुझे दरवाजे से मुत्तसिल सीढ़ियां नीचे उतरती हुई नजर आईं। वो इतनी चौड़ी सीढ़ियां थीं कि मैं और जग्गू दादा आसानी से शाना बशाना चलते हुए नीचे उतरने लगे। हमारे पीछे शीतल और जग्गू दादा के साथ मौजूद दूसरा फर्द खामोशी से चला रहा था। सीढ़ियां खत्म होते ही एक चौड़ी राहदारी आ गई, जिसके दोनों जानिब कमरे बने नजर आ रहे थे। जग्गू दादा मुझे लेकर उन्हीं में से एक कमरे में दाखिल हो गया। वो एक दरमियाना सा कमरा था जो ड्रेसिंग रूम के साथ साथ दफ्तर के काम भी आता था। जग्गू दादा कमरे में मौजूद सोफा सेट की तरफ इशारा करके बोला, बैठें, और हम दोनों खामोशी से बैठ गए। जग्गू दादा ने तमहीद बांधी, उमर जान साहब, मेरा नाम जगन्नाथ है और ये मेरा बिजनेस पार्टनर सेठ प्रेमचंद है। आपकी दिलचस्प
शख्सियत से हम काफ़ी हद तक वाकिफ हैं क्योंकि अखबारात में आपके मुताल्लिक काफ़ी कुछ छप चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दफ्तर में खुशामदीद कहते हुए कुछ ठंडे या गर्म का पूछूंगा। मैंने कहा नहीं शुक्रिया, हम खा पी कर आ रहे हैं। उसने इसरार नहीं किया और बोला ओके, अभी मैं आपको इस लड़ाई के उसूल और ज़वाबित और दूसरी तफसीलात मुख्तसरन बताता चलूँ। मुझे आप अपना बुकिंग मैनेजर या सेक्रेटरी समझें क्योंकि स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने वाले हर लड़ाके का सेक्रेटरी या बुकिंग मैनेजर जरूर होता है। ये मुकाबले सरासर गैर कानूनी होते हैं और हुकूमत की लाइल्मी में लड़े जाते हैं। ये और बात है कि फाइटिंग हॉल में सरकारी मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद नजर आती है। लड़ने वाले मुख्तलिफ लड़ाकों के हारने जीतने पर बड़ी तादाद में शराइत लगती हैं। इन शराइत के लिए रेस कोर्स की तरह इंतजामिया की तरफ से भी टिकट मिलते हैं और मुख्तलिफ अफराद आपस में भी ये शर्तें लगाते रहते हैं। हर फाइट का सिर्फ एक ही राउंड होता है जिसके लिए टाइम की कोई हद मुकर्रर नहीं। किसी भी खिलाड़ी के बेहोश होने, मर जाने या लड़ाई से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ फाइट इख्तिताम पजीर होती है। हर खिलाड़ी खाली हाथ लड़ते हुए अपने तमाम फनून बुरुएकार ला सकता है। आप इसको फ्री स्टाइल कह सकते हैं। अलबत्ता किसी भी किस्म का हथियार लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर फाइट के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ी को एक मुनासिब रकम इनाम में मिलती है। टूर्नामेंट जीतने वाले खुशनसीब को एक बहुत बड़ी रकम और किंग फाइटर का ताज पहनाया जाता है। वो एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका और फिर गोया हुआ। आपके और शीशनाग के दरमियान होने वाली फाइट किंग फाइटर के इंतखाब से मुताल्लिक नहीं है क्योंकि शीशनाग एक दफा ये टाइटल जीत चुका है और उसूल के मुताबिक वो दोबारा इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरह आपको भी इन मुकाबलों से दिलचस्पी नहीं होगी। आप दोनों की लड़ाई से इस साल होने वाले मुकाबलों का इफ्तिताह किया जा रहा है और ऐसा सिर्फ सेठ राबिंदर नाथ के हुक्म से नहीं हुआ बल्कि ज़ेरे ज़मीन तमाम हल्कों की तायद उसे हासिल है। बहुत सारे वो लोग जिनके लिए आप एक अफसानवी हैसियत इख्तियार कर गए हैं इस लड़ाई को देखने के लिए बड़े जोश खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं और तो और रॉ के चंद बड़े अफसरों ने भी इस लड़ाई को देखने की ख्वाहिश जाहिर की है और अब तमाशबीनों की तरह वो भी हॉल में मौजूद हैं। ये इत्तला भी आपके लिए दिलचस्पी या फख्र का बायस होगी कि तुम दोनों पर लगने वाली शराइत का तनासुब 50-50 है। गोया तुम्हारी मनफी शोहरत के बावजूद इंडिया में तुम्हारे चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये तो थी वो अहम और जरूरी बातें जिनके बारे में आपको वाकफियत दिलाना जरूरी था। अब अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा नो थैंक्स। जग्गू दादा ने दफ्तर के अंदर मौजूद एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा अगर कोई सवाल नहीं तो आप ड्रेस तब्दील कर लें क्योंकि 9:45 बज चुके हैं और 10 बजे आपको हॉल में होना चाहिए। वो ड्रेसिंग रूम है, आप अपनी पसंद का लिबास पहन सकते हैं, अलबत्ता पाँव में कोई चीज नहीं डाल सकते। मैं सर हिलाता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के लिबास हैंगर्स में दीवारों के साथ लटकाए गए थे। किसी भी गेम के लिए लिबास के इंतखाब की बहुत अहमियत होती है और इस तरह की जिस्मानी लड़ाई के लिए हमेशा ऐसे लिबास की जरूरत पड़ती है जिसमें लड़ने वाले अपने हाथ पांव को आसानी के साथ हरकत दे सकें। हमारे इंस्ट्रक्टर सूबेदार मुराद साहब लिबास के इंतखाब पर बहुत जोर देते थे। मैंने अपने लिए एक काले रंग का हल्का फुल्का चुस्त पाजामा और उसी रंग की बगैर बाजुओं वाली बनियान का इंतखाब किया। मैं बमुश्किल ही पाजामा पहन सका था कि शीतल दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाजा खटखटाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने कहा बंदे को ऐसी जगह पर आते हुए दस्तक लाजिमन देना चाहिए। वो बेपरवाही से बोली हाँ, लेकिन इस वक्त जब अंदर कोई गैर हो। मैं बनियान पहनता हुआ बोला अच्छा अब तशरीफ आवरी का मकसद भी बता दो। मुझे पता था कि उससे बहस करना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है। वो मेरे बाजू को पकड़ते हुए पुरजोश अंदाज में बोली जान, वो जगन्नाथ बता रहा था कि कोई भी फरीक जब लड़ाई से दस्तबरदारी का ऐलान करे तो इंतजामिया मुकाबले को फौरन खत्म कर देती है। तुम भी थोड़ी देर लड़कर दस्तबरदार हो जाना। मैं उससे फौरन मुत्तफिक हो गया। ठीक है, मैं यूं ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि उसको समझाने की कोशिश बेसूद थी। मैंने कहा और अब चलो, टाइम कम है। ये कहकर मैं उसे साथ लिए ड्रेसिंग रूम से निकल आया। हमारे कमरे में दाखिल होते ही वो दोनों उठ खड़े हुए। जग्गू दादा मेरी बॉडी को तारीफी नजरों से देखता हुआ बोला उमर जान साहब चलें। मैं इत्मीनान से बोला बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। उसने कहा सेठ साहब आप बेबी को दूसरे रास्ते से ले जाकर उसकी नशिस्त पर बिठा दें, मैं उमर जान के साथ जा रहा हूँ। शीतल उसके साथ जाते हुए मुल्तजी लहजे में बोली मेरी
बात याद रखना। और मैंने सर हिलाने पर इक्तिफा किया। उस पगली को इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान करने का मतलब था अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर देना। उनके बाहर निकलते ही जग्गू दादा 1 सेकंड में आया कहकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया और फिर वहां से एक रेशमी गाउन जो कि गहरे नीले कलर का था लाकर मुझे ओढ़ा दिया। फिर बोला, अब चलो। मैं दिल ही दिल में अपने रब को याद करता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। कमरे से निकलकर हम राहदारी में पहुंचे। थोड़ा सा आगे जाकर राहदारी बाएं जानिब को मुड़ गई। सामने ही लकड़ी का एक मजबूत मुनक्कश दरवाजा लगा हुआ नजर आया जिसके बाहर 2 बावर्दी दरबान खड़े हुए थे। हमें देखते ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मुझे सीढ़ियां ऊपर जाती नजर आईं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक और दरवाजा था जिसको खोलते ही मेरी समातों में तेज शोर की आवाज गूंजी और एक बहुत बड़ा वसीओ अरीज हॉल जिसके दरमियान में एक बॉक्सिंग के रिंग की तरह का स्टेज बना हुआ था मेरी नजरों के सामने आ गया। हॉल के अंदर बहुत ज्यादा तेज रोशनी का बंदोबस्त किया गया था। मेरे अंदर दाखिल होते ही किसी मनचले की आवाज गूंजी। वो आया कमांडो और उसके साथ ही पूरा हॉल सीटियों और मुख्तलिफ किस्म के नारों से गूंज उठा। तमाम लोगों की निगाहें यूं भी दाखिली दरवाजे की समत गड़ी हुई थी, इसलिए मैं अंदर दाखिल होते ही उन्हें नजर आ गया था। मैं लोगों के नारों और सीटियों की परवाह किए बगैर इत्मीनान से चलता हुआ रिंग तक पहुंचा। वो आम बॉक्सिंग रिंग के मुकाबले में चौड़ाई और लंबाई में वसी था। मुझे हॉल के दाएं कोने से खूनी खूनी की आवाजें कोरस की सूरत में सुनाई देने लगी। इसके बरक्स बाएं तरफ से कमांडो की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। मैंने तमाम आवाजों को नजरअंदाज करके हॉल में एक तायराना निगाह दौड़ाई। जल्द ही मुझे रिंग से नजदीक पड़ी हुई खुसूसी नशिस्तों पर शीतल बैठी नजर आ गई। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थी और वो बेशक व शुबा मेरी सलामती की दुआएं थी। शीशनाग पर मुझे इस लिहाज से फौकियत हासिल हो गई थी कि एक पुरखुलूस हस्ती की दुआएं मुझे मयस्सर थीं। इसके बरक्स शीशनाग के लिए सिर्फ उस पर पैसे लगाने वाले ही जीतने की दुआ मांग सकते थे और खुशकिस्मती से हम दोनों के ऊपर शराइत लगाने वालों की तादाद तकरीबन बराबर थी। यूं भी शर्त लगाने वालों की दुआएं सिर्फ अपनी रकम की सलामती के लिए होती हैं। सेठ राबिंदर और उसकी बेटी भी मुझे शीतल से करीब बैठे नजर आए। हॉल के अंदर लगे हुए एक जहाजी साइज घड़ियाल पर मुझे 9:58 का टाइम चमकता नजर आया। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से शीशनाग सुर्ख रंग के पाजामे और उसी रंग की बनियान में नमूदार होता दिखाई दिया। शीशनाग शीशनाग के नारे एक कोरस की सूरत में बुलंद हुए और वो फखरिया अंदाज में हाथ हिलाते रिंग के अंदर आन मौजूद हुआ। उसके बदन में मुझे बरकी लहरें दौड़ती हुई महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत, तमस्खर और गैज़ो गज़ब के शोले निकल रहे थे। मैंने अपने तासुरात नॉर्मल रखे थे। उस वक्त मेरा इंस्ट्रक्टर सूबेदार मुराद साहब रिंग में मेरे साथ आ गया था। उसकी मुशफ़िक़ आवाज मेरी समातों में गूंजी। माहौल का असर कभी कबूल न करना। हालात कैसे भी क्यों न हों, एतमाद एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से तुम हालात से टक्कर लेने के काबिल हो सकोगे। याद रखना, लड़ाई की ट्रेनिंग हासिल करना और दाव पेच सीखना निहायत आसान है। यहाँ तक कि लड़कियां भी इसमें महारत हासिल कर लेती हैं, लेकिन जिंदगी के अमली मैदान में उनको बरूए कार लाना किसी किसी का काम होता है। बहुत सारे अच्छे फाइटर आम लड़ाकों से मार खा जाते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले नफ्सियाती तौर पर हारे होते हैं। मेरी बात का ये मतलब भी नहीं है कि अपने मद्दे मुकाबिल को कमजोर समझो, बल्कि उसे अच्छा समझते हुए शिकस्त से दो चार करो। अपना सिमटना बरकरार रखो, फजूल उछल कूद और दिखावे से परहेज करो। अपने मिजाज को ठंडा रखो और फरीक मुखालिफ को गुस्सा दिलाने की कोशिश करो। वो गैज़ो गज़ब में मुब्तला होकर वो बुनियादी गलती और गलतियां करेगा जो तुम्हें जीतने का मौका फराहम करेंगी। 10 बजते ही हॉल के अंदर कॉम्पेयर की आवाज गूंजी और सारे हॉल में यकलख्त खामोशी छा गई। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस दफा किंग फाइटर के चुनाव के मुकाबलों के लिए आम रूटीन से हटकर एक इफ्तिताही फाइट रखी गई है। इनमें हिस्सा लेने वाले दोनों फरीकैन में से एक का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कमांडो फोर्स से है। मौसूफ पिछले कई दिन से भारतीय एजेंसियों और पुलिस वगैरह के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। कितने ही सरकारी अहलकार इनके हाथों जख्मी या हलाक हो चुके हैं। भारतीय सरकार की तरफ से इसके बारे में इत्तला देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया जा चुका है। इस शेर को रिंग में लाने का सेहरा मुंबई के बेताज बादशाह जनाब सेठ राबिंदर नाथ के सर है। मेरे बाएं जानिब के कोने में ब्लू गाउन पहने हुए आपकी निगाहों के सामने हैं जनाब उमर जान कमांडो। नारों और सीटियों के शोर में कॉम्पेयर की आवाज एक मर्तबा फिर गूंजी और मेरे दाएं कॉर्नर में आपकी जानी पहचानी शख्सियत जो तारुफ की मोहताज नहीं, आपका हर दिल अजीज फाइटर शीशनाग। एक मर्तबा फिर सीटियों, नारों और तालियों का तूफान बरपा हो गया।
जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।